बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें पता है कि ये आपके पास सॉर्टेड डेटा पर काम करता है। आपके पास देखिए 12 लोकेशंस का एरे है, मैंने उसको नाम ARR दिया हुआ है। इसका जो लेफ्ट है उसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से, राइट हमने इनिशियलाइज़ किया है 12 से। लेफ्ट ये आपको साथ-साथ कलर कोडिंग की है, लेफ्ट जो है वो येलो कलर में नज़र आ रहा है और राइट आपका जो ग्रीन, और मिडल जो है ये फ़ॉर्मूला मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन किया था। मिडल की इसकी मदद से मिडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है 6 पे, ठीक। अब बाइनरी सर्च में जब आप सर्चिंग करते हैं तो देखिए आपके पास ये लूप चलता है और ये कंडीशन तब तक ट्रू रहती है जब तक आपकी लिस्ट खत्म ना हो जाए। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी और आपको ऑफ कोर्स वो डेटा आइटम नहीं मिला होगा, और अगर आपको डेटा आइटम नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न करेंगे, और -1 इस बात की दलील है कि हमारा टारगेट जो है वो नहीं मिला, या हमारा डेटा आइटम जो हमें फाइंड नहीं हुआ। हम यूज़र से कोई टारगेट लेकर उसे सर्च करेंगे। अब बाइनरी लिस्ट लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है, उसका पहला स्टेप जो है वो ये मिडल कैलकुलेट करना है। वो हमने कैलकुलेट कर लिया 6 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप होपफुली साथ-साथ जो है वो मैं सेल्स को हाइलाइट कर रहा हूँ, आप सेल्स को देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमने बेस्ट और एवरेज और वर्स्ट केसेस की बात की थी। मैं कहूँ टारगेट है यहाँ पर, टारगेट अगर आप यूज़र ने कह दिया 70, तो 70 देखें आपका, आप पहले मिडल कैलकुलेट करेंगे और आप पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि टारगेट आपको अरे के मिड पे है, अरे का मिड जो है वो 6 है, तो अरे की 6 लोकेशन पे अगर आपको टारगेट मिल गया तो बाकी आप रिटर्न कर रहे हैं, आप फंक्शन से बाहर निकल जाएँगे, जहाँ से आपने कॉल किया है, और आप मिड रिटर्न कर देंगे, इस लोकेशन पर आपको आइटम मिल गया, ठीक। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने कहा कि उसने सर्च करना है 10, तो अब टारगेट आपका 10 है, आपने मिड कैलकुलेट किया, तो आप देखें इस लूप में जब आप आएँगे लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 0 है और राइट की वैल्यू आपके पास 12 है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। आप ये कंडीशन फ़ॉल्स है क्योंकि अरे के मिडल जो है 6 के ऊपर 70 पड़ा हुआ है, 10 नहीं पड़ा हुआ। तो अब ये चेक करना है कि वो टारगेट जो है वो इस अरे के लेफ्ट हाफ में है या राइट हाफ में है। अगर वो मिडल से छोटा है, यानी ये वाली कंडीशन, तो इस केस में वो लेफ्ट हाफ में है। तो और अगर वो मिडल से बड़ा है, यानी ये वाली कंडीशन, तो इस केस में वो राइट हाफ में है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली कंडीशन पर। 10 जो है वो आपके रे ऑफ मिड यानी 6 लोकेशन पे पड़ी वाली 70 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट हाफ में है। अगर इसके लेफ्ट हाफ में है तो अब आप अपनी लिस्ट को हमने मॉडिफाई करना है, सर्चिंग लिस्ट को। कैसे मॉडिफाई करना है? इसका लेफ्ट तो यही 0 रहेगा, लेकिन इसका राइट जो है अब 12 से उठा के हमने यहाँ पे 5 पे लाना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा आइटम जो है वो मिडल से नीचे पड़ा हुआ है, तो राइट वाली लिस्ट को सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस केस में देखिए अगर हमें पता चल गया कि हमारा टारगेट जो है अरे के मिडल से छोटा है, तो हम राइट को मिड -1 कर देंगे। मिड आपका 6 है, तो मिड -1 आपके पास हो जाएगा 5, तो आपका राइट वाला पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे ही राइट वाला पॉइंटर चेंज हुआ तो उसके बाद दोबारा मिडल कैलकुलेट होगा, और मिडल कैलकुलेट होने के आपके पास क्या आ रहा है? मिडल इज़ इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, आपके पास आ रहा है सेकंड लोकेशन। अब अगेन पहली पहली स पहला आपके पास क्या होगा सर्च, इसके बाद मिडल कैलकुलेट करने के बाद कि मिडल के जो है आपकी लिस्ट के मिडल 2 पर क्या टारगेट पड़ा हुआ है? 30 है, वो 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फ़ॉल्स है। अभी दोबारा चेक करेगा, क्या आपका टारगेट 10 मिडल से छोटा है? आपको नज़र आ रहा है 10 इज़ स्मॉलर देन 30, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो आपने राइट को अब चेंज करना है, ठीक? यानी आपने लेफ्ट हाफ में, जब भी आपने लेफ्ट हाफ में सर्चिंग करनी होगी तो आपने राइट को चेंज करना होगा, लेफ्ट को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा? मिड -1, आपका मिड 2 है, तो 2 -1 जो है, राइट जो है आपका 5 से चेंज होकर आ जाएगा 1 पे। आपकी लिस्ट मज़ीद छोटी हो गई। अब आपकी लिस्ट में 2 हिस्से सिर्फ बचे, 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो है आप देखें, इसका मिडल कैलकुलेट हो गया 0। अब आपने दोबारा चेक किया, इफ टारगेट इज़ इक्वल टू अरे ऑफ मिड, रिटर्न मिड, तो इस केस में आप इस फंक्शन से बाहर निकल जाएँगे क्योंकि आपका टारगेट जो आपने सर्च करना था वो 10 था और आपको लोकेशन 0 पे मिल गया, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इन फैक्ट आई विल एक्सप्लेन विद 2 मोर एग्जांपल्स। जो जो बिल्कुल बाइनरी सर्च जो पहली दफ़ा समझ रहे हैं, होपफुली उनके लिए यूज़फुल हो जाएगा। देखिए इस केस में लेट्स सपोज़ हमें टारगेट दिया गया 120, हमें यूज़र ने कहा है कि आप मुझे 120 सर्च करके ना, तो पहली स्टेप याद रखें, इस व्हाइल लूप के अंदर मैंने लिखा नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ पे अलग से लिख लिया, इस केस के अंदर पहली स्टेप जो है व्हाइल लूप के अंदर जो है वो आपका मिड कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका मिड यहाँ पे 6 आ गया, अगेन पहली स्टेप आपने चेक किया, तो उसके मिड को कैलकुलेट करने के बाद चेकिंग में जो 3 चेक्स हैं, पहला चेक क्या है कि मिडल पे क्या आइटम है? 120 नहीं, वहाँ 70 पड़ा हुआ है। क्या आइटम जो आपका टारगेट है वो मिडल से छोटा है?
तो वो भी नहीं कंडीशन फ़ॉल्स होगी क्योंकि 120 इज़ ग्रेटर देन 70। तो ख़ैर इस केस में अब ये इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एल्स में भी काम चल जाता, लेकिन चलिए हमने इफ लिख दिया। हमें पता चल गया कि टारगेट इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड। तो 120 इज़ ग्रेटर देन 70, चूँकि ये आपका बड़ा है तो ये इसके राइट हाफ़ में जब आप राइट हाफ़ में आ गए तो फिर लेफ्ट हाफ़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में हम लेफ्ट पॉइंटर चेंज करेंगे, और लेफ्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? हम कहेंगे लेफ्ट इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड आपका 6 है तो 6 प्लस 1 आपका हो जाएगा 7। तो आपका जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो इस केस में चेंज होकर आ जाएगा 7 पर। अब देखिए, अब आपने सिर्फ़ इस लिस्ट को सर्च करना है, येलो से लेके ग्रीन तक ये जो आपकी सेलेक्टेड लिस्ट है, और इसका मिडल अब दोबारा पहले कैलकुलेट होगा। इसका मिडल आपके पास क्या आ गया? 9, ठीक? इसका मिडल आ गया 9, तो हम दोबारा पहले चेक करेंगे कि क्या टारगेट 120 इसके मिडल पे पड़ा हुआ है? नहीं, वहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे, क्या टारगेट जो है वो मिडल से छोटा है क्या? 120 100 से छोटा है? नहीं, अगेन कंडीशन फ़ॉल्स है। अब उसके बाद दोबारा क्या टारगेट 120 से बड़ा है? तो इस केस में कंडीशन जो है आपके पास ट्रू है। कंडीशन चूँकि आपके पास ट्रू है, तो अब आपने अगेन क्या चेंज करना है? आपने लेफ्ट जो है चेंज करना है, ठीक है? क्योंकि वो उसके राइट हाफ में है, तो राइट हाफ में जाने के लिए आपका राइट पॉइंटर तो ठीक है, आप उसको लेफ्ट पॉइंटर को चेंज करोगे। राइट हाफ में जाने के लिए राइट पॉइंटर को नहीं छेड़ना, आपने लेफ्ट पॉइंटर को छेड़ना है। लेफ्ट पॉइंटर को लेके आना है। लेफ्ट पॉइंटर को कैसे छेड़ना है? ये आपको बता रहा है मिड प्लस 1। मिड आपका 9 है, तो 9 प्लस 1 जो है वो 10 हो जाएगा। तो लेफ्ट में आपके पास नई वैल्यू जनरेट होगी, दैट विल बी 10, और उसका मिडल कैलकुलेट होगा यूजिंग बाय दिस फार्मूला 11। और जब आप कहेंगे एरिया ऑफ मिड पे क्या टारगेट मिल गया, तो टारगेट आपको नज़र आ रहा है 120 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? ओके, लेट्स लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज आपको कोई ऐसी वैल्यू दी गई है जो आपके अरे में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि सर्च करो 37। 37 आपको नज़र आ रहा है, आपके अरे में कहीं भी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? उसी तरह मिडल कैलकुलेट किया, मिडल पर टारगेट नहीं मिला, तो उससे छोटा है। जब छोटा है तो लेफ्ट वाला पॉइंटर तो ठीक है, यानी हमने लेफ्ट हाफ में जिस हाफ में जाना है उस हाफ वाले पॉइंटर को चेंज नहीं करना, उसके ऑपोजिट को चेंज करना है। तो छोटा है तो हमने लेफ्ट हाफ में जाना है, तो लेफ्ट को नहीं चेंज करेंगे, तो स्मॉलर के केस में राइट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? मिड माइनस 1, 6 माइनस 1 आप करेंगे राइट पर, तो राइट विल चेंज फ्रॉम 12 टू 5, ठीक है? इसका नया मिडल हो गया 2। अब दोबारा चेक करेंगे, क्या मिडल पे आपका आइटम पड़ा हुआ है? मिडल 2 है, 2 पे 30 है, 30 इज़ नॉट इक्वल टू 37। तो क्या 37 जो है वो आपके मिडल से छोटा है? मिडल पे पड़ी वैल्यू 30 है, 37 उससे छोटा नहीं है, कंडीशन फ़ॉल्स है। तो अब आप देखें, आपका टारगेट 37, क्या ये मिडल से बड़ा है? जी हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है 37 इज़ ग्रेटर देन 30, ये कंडीशन ट्रू है। तो आपने अगर बड़ा हो तो राइट हाफ में जाना हो। राइट हाफ में जाना है तो राइट पॉइंटर को नहीं छेड़ोगे, लेफ्ट पॉइंटर को आपने चेंज करना है। कैसे? लेफ्ट इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1। तो लेफ्ट आपका मिड आपका 2 है, तो 2 प्लस 1 जो है वो आपका चेंज होकर 3 हो जाएगा, ठीक है? आपका जो लेफ्ट है वो 2 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 पर। उसका नया मिड कैलकुलेट हो गया। ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हुए जब आपका नया मिड आया तो आ गया 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगेन, क्या टारगेट 37 मिड पर पड़ा हुआ है? ये मिड पर नहीं है। क्या टारगेट जो है वो अरे ऑफ मिड से छोटा है? तो वो भी आपको नज़र आ रहा है कि वो भी गलत है। ऐसे भी नहीं है कि आपके पास ये मिड से, क्या टारगेट सॉरी वो ट्रू है। ये कंडीशन आपकी टारगेट 37 इज़ लेस देन 50, ये आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आपने किसको चेंज करना है? राइट हाफ को। कैसे चेंज करना है? मिड माइनस 1। तो आपका राइट हाफ जो है मिड 4 है, और 4 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 3। तो अब आपके जो लिस्ट है उसमें एक ही वैल्यू है, और वो एक वैल्यू पर अब आपने सर्च करना है। वही आपका लेफ्ट है, वही आपका राइट है, और वही वैल्यू आपकी मिड के तौर पे कैलकुलेट आएगी 3। क्या टारगेट जो है वो अगेन चेक करेंगे हम। अरे के मिड पे है, 3 पे टारगेट 37 नहीं मिला। इज़ 37 स्मॉलर देन 40? ये कंडीशन फ़ॉल्स है। इज़ 37 ग्रेटर देन 40? ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने लेफ्ट को चेंज करना है, और लेफ्ट को कैसे चेंज करना है? मिड प्लस 1 कर देना है। तो लेफ्ट में आपके आपके पास आ जाएगा मिड प्लस 1, मिड 3 है तो 3 प्लस 1 से लेफ्ट आपके पास हो जाएगा 4। अब अगर आप देखें तो आपका जो लेफ्ट है वो बड़ा हो गया है और राइट आपका छोटा हो गया है। लेफ्ट शुड बी स्मॉलर देन और शुड बी इक्वल टू राइट। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस लूप से बाहर निकल आएंगे और -1 रिटर्न कर देंगे। -1 रिटर्न करने का मतलब ये है कि अब आपका आइटम यहाँ पर नहीं मिला। दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क। ये इसका एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है। बाइनरी सर्च में अगर आपके पास जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग है ना, वर्स्ट केस में
देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसका दिखा दूँ, इसका मतलब ये है कि 2 वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए आपके पास से 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये वर्स्ट केस में उसमें सिर्फ़ एक कंपैरिज़न में ही आपको आंसर दे देगा। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ईयर्स करता जाऊँ, सिर्फ़ याद दहानी के लिए लॉगरिथम्स के हवाले से। ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। बाज़ बच्चों को थोड़ी-सी कन्फ्यूजन थी क्लास में, तो यहाँ पे भी ये बता वंस अगेन मैं रिपीट कर दूँ। देखिए, आपने जब भी लॉग कैलकुलेट करना होता है ना, तो एक होती है उसका ये बेस और एक ये नंबर आप होता है। तो लॉग कैलकुलेट करने का बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मैं इस बेस की क्या पावर लूँ कि मेरे पास ये वाला नंबर आ जाए। इस केस में 10 की पावर अगर आप 2 लें तो आपके पास 100 आ जाए, ये इस लॉग का आंसर है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लॉग बेस 2 है और आपसे कहा जाता है कि इस नंबर का लॉग बेस 2 कैलकुलेट करें। इसका मतलब ये है कि मैं बेस इस बेस की 2 की क्या पावर लूँ कि नंबर 8 आ जाए। तो आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, उसकी पावर आप 3 लें। तो लॉग बेस 2 का आंसर आपके पास क्या होगा? आपके पास 3 होगा। तो जो बाइनरी सर्च है आप उसमें चेक कर लें। अगर आप उसका वर्स्ट केस क्या है? अगर आपकी वैल्यू आपकी लिस्ट में नहीं मिलती तो वो मैक्सिमम सर्चेज़ करेगा। तो उस केस में अगर आपके पास 16 वैल्यूज़ हैं, तो आप देख लें कि 16 वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए वो मैक्सिमम 4 सर्चेज़ में बता देगा कि वो वैल्यू आपकी लिस्ट में नहीं पाई जाती, जो कि उसका वर्स्ट केस है, ठीक है? इस तरह अगर आपके पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो वो आपको 3 सर्चेज़ में बता देगा और ये जो आपके पास रिलेशन बनती जा रही है, दिस इज़ बेसिकली अ रिलेशन ऑफ लॉग। अगर आप लॉग ले लें 8 का कौन-सा लॉग? बाइनरी लॉग, तो आपके पास आंसर 3 आता है। अगर आप लॉग ले लें 16 का बाइनरी, तो आंसर आपके पास 4 आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाइनरी सर्च का जो रनिंग टाइम है, वो क्या है? वो है बिग ओ ऑफ बाइनरी लॉग ऑफ एन। आमतौर पे ये बेस को ओमिट किया जाता है, लॉग 2 नहीं लिखा जाता, लेकिन दिस इज़ द मैथमेटिक्स और रीज़न बिहाइंड इट। तो आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और ये उसके सर्च ऑपरेशंस हैं, जो मिडल पे और लेफ्ट में, राइट में जाके सर्च ऑपरेशंस कर रहा था। अच्छा जी, लेट्स कैरी ऑन और लेट लेट मी टेल यू, यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा ग्राफ बनाया है आपको समझाने के लिए। इसको अगर आप देखें तो इस ग्राफ के अंदर मैंने आपसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ प्लॉट की हैं और राइट साइड पे उसका मैंने बाइनरी लॉग लिया है। तो 2 वैल्यूज़ के लिए वर्स्ट केस में 1 है, 4 के लिए 2 सर्चेज़ हैं, 8 के लिए आप देख रहे हैं ना उसका बाइनरी लॉग की बेस पे वैल्यू आ रही है। इनको मैंने प्लॉट किया है और द अमेजिंग थिंग इज़ कि अगर आप देखें, अगर आपके पास 100 मिलियन वैल्यूज़ आ जाएँ, तो 100 मिलियन वैल्यूज़ के केस में बाइनरी सर्च जो है इट ओनली टेक्स 27 ऑपरेशंस, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सिर्फ 27 ऑपरेशंस में ये आपको पूरी लिस्ट में सर्च करके आपका डेटा दे देगा वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में तो ऑफ कोर्स मिडल में मिल गया तो बिग ऑफ वन हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो वर्स्ट केस में ये आपको 27 सर्चेज में, अगर इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करें तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ इसका नजर आएगा। आप पिछले जो लेक्चर था उसके आखिर में मैंने आपको मुख्तलिफ टाइम कम्प्लेक्सिटीज के मैंने ग्राफ बना के जनरली बना के दिए थे, तो आप देखें ये इस तरीके से ग्राफ काम कर रहा है। अब लीनियर सर्च में क्या होता है, ये काम अगर आपने लीनियर सर्च में करें तो आपको पता है लीनियर सर्च में आपको तमाम वैल्यूज़ को हर सूरत देखना पड़ता है। तो उसकी कम्प्लेक्सिटी हम कहते हैं बिग O ऑफ n है। अगर आप लीनियर सर्च को प्लॉट करें, तो लीनियर सर्च की आपके पास एक लीनियर लाइन बनेगी इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर भी, ये बाइनरी सर्च के केस में भी मैंने एक्स एक्सिस पर देखें आपकी वैल्यूज़ प्लॉट की हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्लॉट किए हैं, ठीक है? जो जो बिग O की वैल्यू है उसके मुताबिक। बिग O के मुताबिक कितने ऑपरेशंस जो है यहाँ पर आते हैं। यानी ये इस तरीके से आपका ये प्लॉट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है? लीनियर सर्च में देखिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बिकॉज़ इट्स अ लीनियर सर्च। इसका जो है ना लीनियर रनिंग टाइम है। तो आपके पास 100 मिलियन वैल्यूज़ को वर्स्ट केस में लीनियर सर्च जो है वो 100 मिलियन ऑपरेशंस में ही परफ़ॉर्म करेगा। और इसका कंपैरिज़न आप कर लें बाइनरी सर्च से, जहाँ 100 मिलियन वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 27 ऑपरेशंस करना पड़ते हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ऑफ कोर्स उस इट कम्स विद अ ड्रॉबैक कि उसके आपके पास वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। तो अगर आप बिग O ऑफ log n प्लस n log n कोई बहुत अच्छा, मैं n log n इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छा सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो स्टिल आई थिंक कि आपके पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर सर्च से बहरहाल कुछ बेहतर होगी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज़, अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो शायद n log n जो है बिग O ऑफ n को ऑफ कोर्स बल्कि क्रॉस कर लेगा। अगर आप इन दोनों को हम कंपैरिज़न करें तो वो जो मैंने आपको प्लॉट शुरू में बना के दिखाया था पिछले लेक्चर में, रफ सा एक मैंने प्लॉट बनाया था, मैंने आपको मुख्तलिफ एल्गोरिथम टाइम्स के बताए थे, यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें आपका जो
इन इन दोनों पॉइंट्स में आप गैप देख लें। यहाँ पे आपके पास देख लें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 मिलियन वैल्यूज़ पे लीनियर सर्च जो है, कितनी ज़्यादा सर्च कि इट्स अ ह्यूज गैप। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि बाइनरी सर्च इज़ अ लॉट फास्टर, इट्स अ लॉट मोर नियरर टू योर टाइमलाइन है, जो आपके और नीचे रह रहा है बहुत ज़्यादा। कांस्टेंट टाइम के भी थोड़ा-थोड़ा ये करीब रहता है। कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है जी। अच्छा, टू रैप इट अप, लेट मी शो यू अ बिट ऑफ अ कोड। थोड़ा-सा मैं आपको कोडिंग के हवाले से बता दूँ। यहाँ पर एक छोटा-सा मैंने कोड लिखा है, अ, और इस कोड में हमने, आप देख रहे हैं, एक अरे लिया है ऑफ वेरी, वेरी लार्ज साइज़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 9 मिलियन वैल्यूज़, 9 मिलियन लोकेशंस का एक अरे है, और उसके ऊपर हमने लीनियर सर्च और बाइनरी आइटरेटिव और बाइनरी रिकर्सिव सर्च अप्लाई किया है। ये आपकी लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है, आपको नज़र आ रहा है, पूरे का पूरा लूप चल रहा है, और वो हर लोकेशन को चेक करता है, जहाँ पे टारगेट मिल जाता है, वो लोकेशन रिटर्न कर देता है, अगर टारगेट नहीं मिलता तो -1। अगर पहली लोकेशन पे मिल गया तो उसका बेस्ट केस टाइम है बिग O ऑफ 1 होगा, कहीं ऑन द एवरेज मिडल में मिलेगा, तो वो आपके पास इसका एवरेज जो है उसको थीटा ऑफ n ज़्यादा कहना है, और बेस्ट केस को ओमेगा ऑफ 1 में कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जो वर्स्ट केस है वो आपको बिग O ऑफ n नज़र आ रहा है। जो नीचे बाइनरी सर्च का इटरेटिव एल्गोरिथम है, जब भी आपको मैंने एक्सेल में फाइल में मैंने आपको डिस्प्ले भी किया कि किस तरीके से काम कर रहा है। लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, आप देख रहे हैं, हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 कैलकुलेट करके चेक कर रहे हैं कि अगर मिडल पे मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो लेफ्ट हाफ में, अदरवाइज राइट हाफ में, और आखिर में -1 रिटर्न करना। और इसी बाइनरी सर्च को हमने रिकर्सिव के थ्रू भी लिखा है, ठीक है। ये जो आपका रिकर्सिव वाला एल्गोरिदम है, ये आप देख लें, तो अब आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे दो बेस केसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है रिकर्शन में, ठीक। अब एक पहला बेस केस तो ऑफ कोर्स जब मेरी लिस्ट खत्म हो जाए, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, तो रिटर्न कर दो -1। यहाँ पे एग्जैक्टली वही मेरा बेस केस है, ऐसे ही है ना। अगर आप देखो, जो आपकी आइट्रेटिव सर्च थी, आइट्रेटिव आइट्रेशन के थ्रू, लूप के थ्रू आप कह रहे थे, आप कह रहे थे लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट, तो लूप चलाते रहो। तो मैंने आपको आइट्रेशन को रिकर्जन में ट्रांसलेट करने की पहली ये खूबी बताई थी कि आपकी जो लूप की कंडीशन ट्रू होने पे चलती है, तो आपने उसके रिवर्स कंडीशन लिखनी है उसको रिकर्जन में ट्रांसलेट करते हुए। तो यहाँ पे देखिए आपने कंडीशन क्या लिखी, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, क्योंकि ये कंडीशन वो है जिसकी बेस पर मेरी रिकर्जन खत्म होगी, और मेरी लिस्ट में कोई कोई वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, -1। अगर आपने मेरा रिकर्जन वाला लेक्चर देखा है कि कैसे आइट्रेशंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से आप रिकर्जन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये उसी के मुताबिक यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आप मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी आपने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। फिर आपके पास 2 केसेज़ हैं। अगर आपको 3 केसेज़ हैं, सॉरी। अगर आपको मिड पे वो आपका डेटा मिल गया तो आपने रिटर्न कर दिया मिड, ये आपका सेकंड बेस केस बन रहा है, ठीक है? ये आपका सेकंड बेस केस है। इस केस में आपकी वैल्यू मिल गई और आपकी रिकर्जन खत्म हो जाएगी। आप रिकर्जन इस रिकर्सिव एल्गोरिथम से बाहर लेकर मिड की लोकेशन ले जाओगे। अगर वो लेफ्ट हाफ में है, तो फिर हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ये 2 आपकी कौन-सी होगी? बेस कंडीशन, जिसकी बेस पर रिकर्जन कॉल हो रही है। रिकर्सिव कॉल्स आपके, सॉरी, रिकर्जन खत्म हो रही है, आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशंस है। और ये वाला देखें, अगर आपका टारगेट जो है वो लेफ्ट हाफ में है, तो फिर हम पॉइंटर्स को चेंज करते हैं। लेफ्ट हाफ में जाने के लिए हम राइट पॉइंटर को चेंज करते हैं। तो आप देखें, अरे को हमने दोबारा पास किया है, और आपके पास जो राइट पॉइंटर है, आप वो आपको नज़र आ रहा है ना इस तरीके से, ये आपका, सॉरी, ये लेफ्ट पॉइंटर जो है, आपका ये नज़र आ रहा है, ये आपको हमने चेंज किया है मिड +1, उसके बाद राइट पॉइंटर पास हो रहा है और आपके पास टारगेट पास हो रहा है, ठीक है? अगर वो छोटा है, लेफ्ट हाफ की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं। इस तरह इस केस में देखें, अगर ये छोटा नहीं बड़ा है, तो उस केस में देखो आपने राइट हाफ में जाना है, तो राइट हाफ में जाने के लिए आपने लेफ्ट पास कर दिया, और राइट हाफ में जाने के लिए मिड -1 आपने किया। राइट को क्या पास कर दिया? मिड -1, और टारगेट को आपने एज़ इट इज़ उसके साथ पास किया है, ठीक है? ये आपकी रिकर्सिव सर्च इस तरीके से काम कर रही है। ओके, इसके अलावा मैंने इस कोड में टॉप पर एक टाइम बेस्ड लाइब्रेरी यूज़ की है सी प्लस प्लस की, क्रोनो के नाम से, और यूजिंग नेम स्पेस क्रोनो का लगाना यहाँ पे मस्ट है, ठीक है? अब ये जो आपकी 9 मिलियन लोकेशंस का एरे है, ये इस पर सोचेगा कि इसको मैंने डायनामिकली मेमोरी क्यों असाइन की है। ये आपका क्लास में हो सकता है, आपसे क्वेश्चन भी हो जाए, इस पर छोटा-सा क्विज़ भी हो जाए। तो इस पे ज़रा ख़्याल रखिएगा। इन तमाम 3-3 मुख्तलिफ सर्चेज़ को पर हम रन करने के बाद, हम यहाँ पर अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, क्रोनो की कुछ क्लासेस यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइम कैलकुलेशंस। वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत आसान है। ऑटो, आपको पता है, आपको डेटा टाइप मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली टाइप जो है वो डिटरमिन कर लेगा। ये बिल्ट इन क्लास है, हाई रेज़ोल्यूशन क्लॉक,
क्रोनो की, और नाउ जो है मुझे उसका करंटली मेरे सिस्टम टाइम के मुताबिक टाइम रिटर्न कर देगा, और वो टाइम मैं स्टोर कर रहा हूँ एक स्टार्ट नामी ऑब्जेक्ट में। उसके बाद देखिए मैंने लीनियर सर्च कॉल की है। लीनियर सर्च जब वापस हो जाएगा अपनी, उसका फंक्शन जो है अपना काम करके वापस मेन में मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, तो मैं दोबारा टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वो एक ऑब्जेक्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ स्टॉप में, ठीक? फिर अगेन मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया लीनियर सर्च ड्यूरेशन या लीनियर ड्यूरेशन, जो कि मेरे लीनियर सर्च का टाइम का हिसाब मुझे लगा के बताएगा कि मेरे लीनियर सर्च ने कितना टाइम दिया। वो इन 2 ऑब्जेक्ट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्टॉप माइनस स्टार्ट, और उसको मैंने कास्ट किया है सेकंड में ड्यूरेशन अंडरस्कोर कास्ट ऑपरेटर की मदद से। ये सब कुछ आपके पास ट्रोनो की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यही काम हमने किया है दोबारा नीचे। दोबारा देखें, यहाँ पे स्टार्ट के जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको हमने यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइज़ किया। हाई अंडरस्कोर रेज़ोल्यूशन अंडरस्कोर क्लॉक ये बिल्ट इन क्लास है। उसका एक मेथड कॉल किया है नाउ, जो कि मुझे सिस्टम टाइम रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे आप इस तरह समझें कि आप अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट कर रहे हैं, आइटरेटिव सर्च जो है हम बाइनरी सर्च जो है उसका जो आइटरेटिव एल्गोरिथम उसको कॉल कर रहे हैं, और उस जैसे ही वो रिटर्न होता है तो हम एंडिंग टाइम को दोबारा स्टोर कर रहे हैं स्टॉप में, और स्टॉप माइनस स्टार्ट जो है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट में जिसको हमने नाम दिया हुआ आइटरेटिव ड्यूरेशन। और ये आइटरेटिव ड्यूरेशन किसके लिए है? ये बाइनरी सर्च का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और तीसरी दोबारा ये काम किया, वही देखें हाई रेजोल्यूशन क्लॉक नाउ, ये आपकी स्टॉपवॉच स्टार्ट हो गई। फिर आपने बाइनरी सर्च रिकर्सिव को कॉल किया और अपनी स्टॉपवॉच को आपने स्टॉप कर दिया यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक? और स्टॉप माइनस स्टार्ट को माइक्रो सेकंड्स में हमने कन्वर्ट करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। लीनियर ड्यूरेशन में जो है आपका वो टाइम स्टोर होगा जो कि लीनियर सर्च ने लिया है। आइटरेटिव ड्यूरेशन के ऑब्जेक्ट में वो टाइम स्टोर होगा जो कि बाइनरी सर्च के आइटरेटिव वर्जन ने लिया है, और रिकर्सिव ड्यूरेशन के ऑब्जेक्ट में वो टाइम स्टोर होगा जो कि बाइनरी सर्च के रिकर्सिव वर्जन में लिया है। फिर हम इस इन ऑब्जेक्ट्स के डॉट काउंट फंक्शन को कॉल करके इसमें पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं इन माइक्रो सेकंड्स। ये डॉट काउंट फंक्शन देखें, लीनियर ड्यूरेशन के साथ कॉल हुआ, यहाँ पे आइटरेटिव ड्यूरेशन के साथ कॉल हुआ है, और उसके नीचे यहाँ पर आपके पास रिकर्सिव ड्यूरेशन। मैं आपको बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि इन तीनों के रनिंग टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक? तो उसके लिए लेट मी रन दिस प्रोग्राम, चूंकि इट्स अ लार्ज अरे, तो ये थोड़ा सा शुरू में टाइम लेगा। 9 मिलियन वैल्यूज का अरे है, आपको नजर आ रहा है? तो इन 9 मिलियन वैल्यूज को आप डिस्प्ले करने के लिए, मैं इसका बाकी केसेस आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं इसका वर्स्ट केस आपको दिखाता हूँ। तो वर्स्ट केस इसका क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वैल्यू को सर्च करता हूँ, ठीक है? या लेट्स सपोज मैं एक ऐसी वैल्यू को सर्च करता हूँ बल्कि जो इसमें नहीं है, लेट्स कॉल इट 9 मिलियन 1। अगर मैं इसको सर्च करूँ तो मैं इसको रन करूं, तो अब आप देखें कि लीनियर सर्च जो है इट इज टेकिंग 46,057 माइक्रो सेकेंड्स, और जो बाइनरी सर्च के आइटरेटिव और रिकर्सिव वर्जन है वो 0 माइक्रो सेकेंड्स इसलिए ले रहे हैं कि वो उनका काम नैनो सेकेंड्स में शायद हो गया। अब आप सोचें कि 9 मिलियन प्लस ऑपरेशन जो हैं अगर वो 46,000 माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हुए हैं, तो ये बाइनरी सर्चनेस के लिए एटमोस्ट कितने 30 या 31 ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे। तो वो नैनो सेकंड्स की वजह से वो टाइम नजर ही नहीं आ रहा है। इट इज बीइंग शोन एज 0 माइक्रो सेकंड। ये एक माइक्रो सेकंड भी पूरा नहीं हो सका, और बाइनरी सर्च ने जो काम आपको अंडर अ माइक्रो सेकंड करके दिया, लीनियर सर्च टुक 46,000 माइक्रो सेकंड्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। दिस इज व्हाई एनालिसिस एंड कंप्यूटिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अच्छे एल्गोरिदम को इस्तेमाल करें और आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से रन हो। होपफुली दिस वाज बेनिफिशियल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू।